जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें विस्थापन होता है। तो कार्य को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें विस्थापन होता है, तो बल और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कह सकते हैं। कार्य हमारा 3 प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य उस कार्य को कहते हैं जब जिस दिशा में हम बल लगाते हैं और हमारा होने वाला विस्थापन भी बल की दिशा में ही होता है, तब वो कार्य धनात्मक कार्य कहलाते हैं। जैसे कि हमने एक ब्लॉक दिखाया हुआ है, जब हम इसको जो है इस साइड से इसको धकेल रहे हैं तो स्थिति ए से स्थिति बी में हमारा ब्लॉक पहुंच जा रहा है, यानी कि जिस दिशा में हम बल लगा रहे थे हमारा विस्थापन भी उसी दिशा में हो जाए, तो इसे कहते हैं हम धनात्मक कार्य। और ऋणात्मक कार्य हमारा तब होता है जब जिस दिशा में हम बल लगाएं और विस्थापन हमारा दूसरी डायरेक्शन में हो जाए, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ऋणात्मक कार्य। जैसे कि हम जब जमीन पर चलते हैं तो चलने पर हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, वो पीछे की ओर लगता है और चलते हैं तो विस्थापन हमारा आगे की ओर होता है। तो ये ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है। ऐसे जैसे हम देखते हैं कोई मान लो की वस्तु हम ऊपर जमीन से ऊपर आकाश की ओर फेंकते हैं तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है, जबकि हमारा विस्थापन ऊपर की ओर होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ये कार्य जो है हमारा ऋणात्मक कार्य होगा। ऐसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि एक साथ घर से कोई रस्सी पकड़े हुए हैं, दूसरा किनारा में पकड़े हुए हैं, तो अगर हम रस्सी को जो है खींच रहे हैं तो मान लीजिए कि मैंने उसमें 40 न्यूटन का जो है फोर्स लगाया और हमारे सर ने जो है 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप बताओ कि रस्सी जो है किस ओर खींच जाएगी? 40 न्यूटन की दिशा में जो है खींचेगी। तो इससे हमें पता लगता है कि जो मैंने कार्य किया है वो धनात्मक कार्य है, और जो सर के लिए जो कार्य होगा, जो सर बल लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, उस बल के लिए वो कार्य ऋणात्मक हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि सर ने बल लगाया था अपनी साइड और विस्थापन हो गया अपोजिट साइड। इसी तरीके से एक कार्य और होता है शून्य कार्य। शून्य कार्य जब होता है या तो जो है लगने वाला बल जो है वो शून्य हो जाए, या विस्थापन शून्य हो जाए, या बल और विस्थापन एक दूसरे के बीच लंबवत हो। विस्थापन शून्य जब होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम किसी दीवार को जो है ऐसे धकेल रहे हैं तो फोर्स तो हम लगा रहे हैं, पर क्या हो रहा है कि विस्थापन नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, कार्य 0 हो जाता है। एक स्थिति ये आती है कि जब फोर्स हमारा जो है लग ही नहीं रहा है पर फिर भी जो है गति हो रही है, विस्थापन हो रहा है। ऐसी स्थिति तब आती है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि कोई कार जो है वो स्थिर वेग से चल रही है। स्थिर वेग से चलने का मतलब होता है कि उसका त्वरण जो है 0 है, और जब त्वरण 0 होता है तो हमें पता है उसको लगने वाला जो नेट बल होगा, फोर्स होगा, वो भी 0 होगा, क्योंकि F = m में होता है। उससे हम बच्चों को तो नहीं कह सकते कि F = m में, पर हमें ऐसा कह सकते हैं कि भैया जो है बल हमारा क्या होगा, शून्य होगा। जब बल लगने वाला शून्य होगा तो हमारा जो है कार्य भी अपने आप शून्य हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल शून्य कार्य का ये है कि जब बल और विस्थापन के बीच दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत पुराना एग्जाम्पल है। जैसे कोई पुली होता है, अपने सर पर कोई सामान उठाए हुए होता है, तो तब 2 फोर्स लगते हैं। एक फोर्स तो वो ऊपर की ओर लगा रहा होता है, एक ग्रेविटी जो है नीचे की ओर है। तो अगर हम ग्रेविटी वाले फोर्स के लिए बात करें तो ग्रेविटी हमारी नीचे की ओर है, विस्थापन हमारा सामने की ओर हो रहा है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि जो है हमारा वर्क जो है 0 है। ठीक है। और अब बात आती है एनर्जी की। हमें उसी केस में तो होगा जब हम खड़े हैं, तो ये जब खड़ा है नहीं चलने वाले उसमें जैसे विस्थापन हमारा ऐसे हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा वो नीचे की ओर है हमेशा, और विस्थापन जो है ऐसे हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अपने आप डिस्प्लेस नहीं होगा तो बर्तन ऑब्जेक्ट के लिए कह सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट के लिए जो सामान उठाया हुआ है, जो सामान उठाया उसी के लिए बोल रहे हैं, उसी के लिए हाँ, वैसे तो ये सर एक्चुअल cos थीटा होता है, पर cos थीटा के बारे में अभी बात नहीं करते, इसलिए अभी तो हम इतना ही बात करते हैं कि 8 तक की बात करें तो अच्छा है ना? 8 समान डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में लंबवत है, केवल इतनी बात करेंगे। और एनर्जी के बारे में ये है कि लाउड स्पीकर हो, कार्य करने की क्षमता जो है, कार्य करने की क्षमता जो है हमारी ऊर्जा कहलाती है। जितनी ज़्यादा हमारे अंदर ऊर्जा होगी हम उतना ज़्यादा कार्य कर पाएंगे।
और ऊर्जा हमारी कई प्रकार की होती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। इस पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर, जो हमारा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर आधारित है। यहाँ पर हमने पेंडुलम लिया है, इसे सरल लोलक भी कहते हैं। इसमें हमने ये माना हुआ है कि जो हमारी यहाँ पर रस्सी जो है वो भारहीन है, वेटलेस है, और जहाँ पर ये रस्सी को हमने हुक पे टांगा हुआ है वहाँ पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, कोई घर्षण भी नहीं है वहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि पोजीशन ए में हमारी सबसे पहले ये बॉल लटकी हुई है धागे से, इसको हम पोजीशन बी पर लेकर जाते हैं और क्या करते हैं, इसको धीरे से छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे गति करती है। तो इसमें दो हमारी ऊर्जा लग रही है, एक तो स्थितिज ऊर्जा है और एक है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं जब किसी वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन आता है उसके कारण उसमें कुछ ऊर्जा संचित हो जाती है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा वो होती है जब वस्तु में उसी गति के कारण होती है। तो हमने यहाँ से पोजीशन ए से जब पोजीशन बी पर हम बॉल को लेकर के गए तो इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया, यानी कि जमीन से कुछ हाइट तक जो है हमने इसको उठाया, तो इसमें जो है कुछ स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई। अब यहाँ पर जब हमने इसको छोड़ा तो क्या होता है, जब स्थितिज ऊर्जा इसकी मैक्सिमम है, अधिकतम है, जब हमने इसको छोड़ा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होने लगती है और बिंदु ए पर आकर के 0 हो जाती है, और फिर से इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है जब वो बिंदु सी पर आता है। अगर इसकी गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा जो है जब ऊपर से इसको नीचे छोड़ते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और बिंदु ए पर जो है इसकी मैक्सिमम होती है, और फिर से गतिज ऊर्जा इसकी घटने लगती है और पॉइंट जब सी आता है वहाँ पर जाकर के फिर से 0 हो जाती है गतिज ऊर्जा, और वापस से फिर ये ऐसे ऐसे वर्क करता रहता है। बस इतना ही था।